अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ डिमांड, उसकी एक्सप्लेनेशन एंड उसकी अजम्पशंस को डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस causes of negative slope and the limitations of this law, and by this way we are going to complete our question। मनफी झुकाव की वजूहात इसमें तीन चार हैं कि कल जो हमने एक्सप्लेनेशन में लॉ ऑफ डिमांड का जो खत है ग्राफ पे, वो देखा कि नेगेटिव स्लोप था उसका। डिमांड जो है, अगर कीमत बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, अगर कीमत कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है। तो उसके नेगेटिव स्लोप की क्या वजूहत हैं, क्या रीजंस हैं, क्या काजेज हैं। नंबर वन है जी, खरीदारों में इजाफा। किसी शेयर की कीमत ज्यादा होने पर कुछ सार्फ उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन जब कीमत कम होती है तो ये शेयर इन सार्फिन की कुव्वत खरीद में आ जाती है। दैट्स वाई उसका जो झुकाव है वो नेगेटिव है, मीन नेगेटिव स्लोप है, मनफी झुकाव है। मीन की अगर कीमत कम होती है तो ज़्यादा लोग उसकी तरफ कन्वर्ज होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही कीमत बढ़ती है तो वो बाइंग पावर, परचेजिंग पावर में नहीं आती चीज़, तो उससे लोग जो है वो हटना शुरू हो जाते हैं और परचेज नहीं करते। तो दैट्स वाई फर्स्ट रीज़न के खरीदारों में इजाफा। जब कीमत कम होती है, जो परचेजर्स हैं, बायर्स हैं, उनमें इजाफा होता है, तो जो है उसकी डिमांड में भी डिफरेंस आता है। ठीक है, मतलब कीमत जब कम होती है, परचेजर्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी बाइंग पावर में आ जाता है, तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। सेकंड है असरे आमदनी, इनकम इफेक्ट। किसी शेयर की कीमत में इजाफा से सार्फिन की हकीकी आमदनी में कमी वाक़ हो जाती है। अगर मतलब कि एक चीज़ है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी एग्जांपल ले रहे हैं, उसकी कीमत बढ़ती है, तो डेफिनेटली लेट्स सपोज एक पर्सन जिसकी मंथली इनकम पहले एक्स है, तो उसकी बाइंग पावर जो है वो डिक्रीज होगी प्रोडक्ट के की कीमत के बढ़ने के साथ, और शेयर की कीमत कम होने से हकीकी आमदनी में इजाफा होता है। अगर चीज़ की कीमत, प्रोडक्ट की कीमत कम होगी, तो वो उसी आमदनी में ज़्यादा यूनिट्स को परचेज कर सकता है। तो सेकंड इफेक्ट है कि इनकम इफेक्ट हो सकता है। इनकम इफेक्ट होता है जिसकी वजह से जो इफेक्ट है उसका नेगेटिव स्लोप आता है। आमदनी अगर बढ़ती है तो हमारी बाइंग पावर जो है वो भी बढ़ जाती है। और आमदनी कैसे बढ़ती है? आमदनी इन कैश नहीं बढ़ती। जब चीज़ की कीमत कम होती है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी आमदनी बढ़ गई है, मतलब हम उसी आमदनी में ज़्यादा यूनिट्स परचेज कर सकते हैं। तो दैट्स वाई कीमत कम हुई है तो हम ज़्यादा यूनिट्स परचेज करते हैं। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि इनकम इफेक्ट है कि आमदनी बढ़ी है, लेकिन एक्चुअली आमदनी कांस्टेंट है। आमदनी इस तरह से बढ़ी है कि हम उसी इनकम में ज़्यादा प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। थर्ड इसका पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इस्तबदाली असर। मीन के जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स होती हैं, कई अशिया एक दूसरे का नेमुल बदल होती हैं। जब किसी शेयर की कीमत कम होती है तो सार्फिन उसके नेमुल बदल को छोड़कर उसकी ज्यादा मिकदार तलब करते हैं। इसे इस्तबदाली असर कहा जाता है। मसलन गंदम की कीमत कम होने पर सार्फिन चावल छोड़कर गंदम ज्यादा सर्फ करना शुरू कर देंगे। लाइक एज इस एग्जाम्पल को अगर हम एक्सपेंड करें तो उसमें वी कैन से कि पहले हम चावल को यूज कर रहे हैं, चावल की कीमत कम थी, लेकिन अगर उसी टाइम सेम टाइम पे गंदम की कीमत कम हो जाती है तो हम चावल को छोड़कर गंदम पे आ जाते हैं। कीमत कम होने की वजह से, और किसकी कीमत कम हुई है? सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की। तो अगर अल्टरनेटिव और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की कीमत कम होती है तो हम उस सेकंड जो प्रोडक्ट है उस पे कन्वर्ट हो जाते हैं। और चीज़ वही है कि जब उस सेकंड प्रोडक्ट की कीमत कम होती है तो हम उसको ज़्यादा परचेज करने लग जाते हैं, उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो उस वे में सेकंड प्रोडक्ट का स्लोप जो है वो भी नेगेटिव होता है। तो ये तीन वजूहात हैं नेगेटिव स्लोप की।
ओके जी, नेक्स्ट है एक्सेप्शंस और लिमिटेशंस, एंड इन उर्दू वी कैन से मुस्तशनियात, हदूद। नंबर 1 है जी जायका में तब्दीली। अगर सारफ के जायका और अदात में तब्दीली वाक़या हो जाए तो हो सकता है कि शय की कीमत कम होने की वजह से या उसके बावजूद भी उसकी मिकदार ज़्यादा तलब ना करे। अगर आप एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो बेशक आप उसकी कीमत को मार्केट में डिक्रीज़ भी कर दें, तो फिर भी आप उसको परचेज़ नहीं करेंगे क्योंकि टेस्ट चेंज हो गया है। तो लिमिटेशंस में फर्स्ट लिमिटेशन है कि चेंज इन टेस्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये कानून जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड है चेंज इन फैशन। ये पॉइंट भी हमने पहले एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में। अगर सारफ समझता है कि कोई ख़ास शय फैशन से बाहर हो गई है, तो उसकी कीमत में बेशक कमी आ जाए, तो फिर भी हम परचेज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम चेंज इन फैशन में आ गए हैं। तो उस सूरत में ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो चेंज इन फैशन भी नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट वही वाला जो हमने नेगेटिव स्लोप में भी पढ़ा है कि आमदनी में तब्दीली। सारफ की आमदनी बढ़ जाने से उसकी कुव्वत खरीद में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से वो शेयर की ज़्यादा मिकदार तलब करता है। लेकिन आमदनी इधर कांस्टेंट होनी चाहिए। ये हमने अजम्पशंस में भी पढ़ा था कि जो चीज़ें फिक्स रहनी है वो हमने कांस्टेंट ही रखनी है, तो उस सूरत में कानून जो है वो एप्लीकेबल होगा। फोर्थ पॉइंट है नेमुल बदल की कीमतों में तब्दीली। सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी प्राइसेस में अगर कमी आ जाती है, नेमुल बदल की कीमतें तब्दील होने से कानून तलब दुरुस्त साबित नहीं होता, वो एप्लीकेबल नहीं रहता। लाइक एज हम टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, मेडिकेम एंड कोलगेट। हम पहले लेट्स सपोज कोलगेट की कीमत कम थी, हम कोलगेट यूज़ कर रहे हैं और एक्चुअली है भी ऐसे ही। कोलगेट की कीमत जो है वो मेडिकेम से कम है। कोलगेट को यूज़ कर रहे हैं पहले, लेकिन सडनली मेडिकेम वाले जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कम कर देते हैं, तो हम उस पे कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट्स वाई नेमुल बदल की कीमतों में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर नेमुल बदल की कीमत कम हो जाए तो सार्फिन का रुझान नेमुल बदल की तरफ हो जाता है और पहले वाली शय की मिकदार तलब गिर जाती है। डिस्कवरी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, नेमुल बदल की दरियाफ्त। पहले हमने नेमुल बदल की कीमतों में तब्दीली पढ़ी है, अब है नेमुल बदल की दरियाफ्त, यानी कि नई प्रोडक्ट्स की जो डिस्कवरी होती है। अगर किसी शय का सस्ता नेमुल बदल दरियाफ्त हो जाए तो शय की मिकदार तलब गिर जाती है और सार्फिन नए और सस्ते नेमुल बदल की तरफ मतवज्जा हो जाते हैं। तो उधर जो ये लॉ ऑफ डिमांड है वो एप्लीकेबल नहीं होता कि अगर हम नए से नई चीज़ें दरियाफ्त करते रहें, डिस्कवर करते रहें, तो जब नई चीज़ आएगी तो लोग जो हैं वो नई चीज़ की तरफ कन्वर्ज करना स्टार्ट कर देंगे। सिक्स्थ पॉइंट ये भी हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है, नावाकफियत। मंडी के हालात रोज़ बरोज़ तब्दील होते रहते हैं। अगर सारफ किसी शय के बारे में मंडी के हालात से बेखबर है तो कानूनी तलब पर अमल पैदा नहीं हो सकता। मंडी की अनअवेयरनेस है, मार्केट की अनअवेयरनेस है, नावाकफियत है, तो उस सूरत में भी ये कानून जो है लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। सेवंथ पॉइंट है लिमिटेशंस में असर नुमाइश। असर नुमाइश इंसानी खासा है और कीमती अशिया की खरीदारी में इसका बहुत अहम किरदार है। इन अशिया के बारे में सार्फिन कीमत बढ़ने के बावजूद मिकदार तलब कम नहीं करते। ये भी हमने पॉइंट पहले पढ़ा हुआ है कि अगर हम असर नुमाइश में आ जाएं, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट में आ जाएं, हमारी ये क्लास है कि जी हमने मर्सिडीज ही परचेज करनी है, तो मर्सिडीज की कैन यू मैटर की कितनी उसकी प्राइस है, तो हम फिर मर्सिडीज ही परचेज करेंगे क्योंकि हमने डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि जी हमारे पास ये गाड़ी है। तो उस सूरत में भी ये कानून एप्लीकेबल नहीं होता। एट्थ पॉइंट है तौक़ात, एक्सपेक्टेशंस। मुस्तकबिल की तौक़ात भी अशिया की तलब पर असरअंदाज होती हैं। मसलन मुस्तकबिल में कीमतों के बढ़ने का रुझान हो तो सार्फिन ज़्यादा मिकदार में चीज़ों को खरीद कर ज़ख़ीरा कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशंस हैं जी के फ्यूचर में
कोई ऐसा सिचुएशन आने वाली है कि हम कहते हैं कि जी हम अभी अपनी चीज़ें परचेज करके पूरी करके रख लें, तो बेशक अभी करंटली प्राइस ज़्यादा भी है, तो हम फिर भी हम फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस को देख के उसको ज़्यादा परचेज करके रख लेंगे। तो इस चीज़ में भी लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। 9th पॉइंट है नेचुरल कैलेमिटीज, कुदरती आफात। कुदरती आफात के अरसा में कानूनी तलब दुरुस्त साबित नहीं होता, लाइक एज के जंग का खतरा हो या सैलाब या जलजिला वगैरह, ऐसी सिचुएशंस अगर हो जाएं तो उस सूरत में भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इन सूरतों में ये जो हमने तीन बोली हैं, उन सूरतों में हम चीज़ अगर कीमत ज़्यादा है तो फिर भी हम परचेज करके अपने पास स्टोर कर लेते हैं। 10 है शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, रसद की कमी। जैसे तलब है ऐसे ही आगे एक चैप्टर इससे नेक्स्ट आना है रसद का, वो सप्लाई होती है। तलब डिमांड और रसद सप्लाई। तो रसद की कमी, अगर सप्लाई जो है प्रोडक्ट की वो शॉर्टेज हो जाए, अगर किसी खास शय की रसद में कमी वाक़या हो जाए तो कानूनी तलब लागू नहीं होता। मसलन गंदम की पैदावार में बारिशों या सैलाब की वजह से कमी वाक़या हो जाए, तो गंदम महंगी होने के बावजूद लोगों की गंदम के बारे में तलब कम ना होगी। गंदम ही कम है, ठीक है। नेचुरल कैलेमिटीज लाइक एज की बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से गंदम की शॉर्टेज हो गई है और कीमत बढ़ गई है। गंदम की शॉर्टेज है तो अवाम ने खानी तो है ना, इंडिविजुअल्स ने यूज तो करनी है ना। तो अगर वो शॉर्टेज की वजह से कीमत ज्यादा है तो फिर भी वो परचेज करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी सर्वाइवल के लिए उसको परचेज करना है। 11th पॉइंट है ज़रूरियात ज़िंदगी, नेसेसिटीज। ऐसी अशिया जो ज़रूरियात ज़िंदगी के ज़ुमरे में आती हैं, उनकी कीमत ज़्यादा होने के बावजूद उनकी मिकदार तलब को कम करना मुमकिन नहीं होता, इसलिए इन पर भी कानूनी तलब का अतलाक कम होता है। ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें, इसको हम मैनेजमेंट की फील्ड में एफएमसीजीज कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ऐसी चीज़ें जो फास्टली मूव करती हैं, लाइक एज हमारी फार्मास्यूटिकल्स की चीज़ें, हमारी फूड की चीज़ें। ये जो मर्जी कंडीशन हो जाए, हमने फूड की चीज़ें इस्तेमाल करनी ही है, अगर महंगी भी हैं फिर भी परचेज करनी है। फार्मास्यूटिकल्स हैं, वो अगर महंगी हो जाएं तो फिर भी हमने यूज़ करनी है। तो एफएमसीजीज, यू कैन से इन सिंपल वर्ड्स नेसेसिटीज, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो हम लाजमी उनको यूज़ करते हैं, उनको परचेज करते हैं। तो उस सूरत में भी ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है। इसमें डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, अजम्पशंस, नेगेटिव स्लोप के काजेज एंड लिमिटेशंस, मुस्तशनियात, ये 3 पॉइंट्स थे। 3 हेडिंग्स मेन और उसमें सब हेडिंग्स और एक्सप्लेनेशन वगैरह। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है मंडी की तलब या मजमूई तलब, मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड। जैसे हमने देखा कि अगर हम एक पर्सन की बात करते हैं और प्रोडक्ट की कीमत में डिक्रीज होता है, तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है। तो इसी तरह हम एग्रीगेट डिमांड, मजमूई तलब को भी खत पे शो कर सकते हैं। ये जो आपके सामने ग्राफ शो हो रहा है, इसमें शेयर की कीमत है 1, 2, 3, 4, 5, और हमारे पास 3 कस्टमर्स हैं, 3 सारफ हैं, अलिफ बे जीम। और लास्ट कॉलम में मंडी की तलब या मजमूई तलब है, लाइक एज कि अगर शेयर की कीमत 1 है तो जो पहला अलिफ सारिफ है वो 10 यूनिट्स परचेज करेगा, बी 12 यूनिट्स परचेज करेगा, और जो जीम सारिफ है वो 14 यूनिट्स, और तीनों को ऐड करके 36 यूनिट्स जो है वो मजमूई तलब होगी। अगर शेयर की कीमत 1 से 2 रुपये आती है तो अलफ जो है वो 8, 2 से कम हो जाएगा, बे भी 2 से कम हो जाएगा, जीम भी 2 से कम हो जाएगा। तो उनकी मजमूई तलब 36 के बाद 30 हो जाएगी। अगर थर्ड करते हैं यूनिट, उसमें अलफ की 2 से और डिक्रीज हो जाएगी, बे की भी 2 से डिक्रीज हो जाएगी, और जीम की भी 2 से डिक्रीज हो जाएगी। और इन तीनों की डिमांड को अगर हम ऐड करेंगे तो 24। तो यू कैन सी इन द फर्स्ट कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम, शेयर की कीमत जैसे बढ़ रही है वैसे ही जो मजमूई तलब है वो भी कम हो रही है।
तो नेक्स्ट हमने जो ग्राफ ड्रा करना है उसमें हमने फर्स्ट कॉलम शेयर की कीमत और मजमूई तलब या मंडी की तलब को हमने ग्राफ पे शो करना है। तो दिस इज द पॉइंट कि अगर हम डिफरेंट सार्फिन की मजमूई तलब को देखते हैं तो वो भी सेम सेंस में है कि नेगेटिव स्लोप है। जैसे जैसे चीज़ की कीमत बढ़ती है मजमूई तलब कम हो रही है। तो लेट वी टेक अ व्यू ऑन द ग्राफ दिस वन। कीमत अगर बढ़ रही है तो इधर एक्स एक्सिस पे जो मिकदार तलब है मजमूई मंडी की जो डिमांड है मार्केट डिमांड है कंबाइनली वो कम हो रही है। और जैसे ही कीमत कम होती है ऐसे ही इधर भी इजाफा हो रहा है। तो ये भी नेगेटिव स्लोप में है। अगर हम सिंगल प्रोडक्ट की या पर्सन की बात करें तो उसमें भी ये सेम है। और अगर हम मजमूई कंबाइनली एग्रीगेट डिमांड मंडी की डिमांड की बात करें तो उसमें भी ये ऐसे ही है। ओके जी, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और एक ये छोटा सा पॉइंट कंप्लीट। In next lecture we will start the next question of this chapter. Okay जी, अल्लाह हाफिज।